Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Now I am teaching online. Guys, लास्ट वीडियो में मेरा जो था वो टेंस पर ही था, टेंस का इंट्रोडक्शन और कुछ टेंस की जानकारी हम लोग लिए थे, टेंस का डेफिनेशन क्या होता है टेंस। आज फिर हम टेंस को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्यों और कैसे और क्या क्या होता है और क्यों होता है ऐसा। ठीक है, वीडियो का लेंथ लंबा होगा, हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं तो उसमें आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए छोटा वीडियो जितना भी होता है उस वीडियो में आपको जो कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसकी जब तक आप गहराई में नहीं जाते हैं वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। इसलिए आपसे ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय दीजिए, शॉर्टकट मैं बना दूं वीडियो और उसको अपलोड कर देता हूं, उसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, नुकसान बस आप ही का होगा। ऊपर ऊपर मैं बात कर दूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं क्यों, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते चले ही आ रहे हैं, तो क्या आपका ग्रामर बढ़िया हुआ? इंग्लिश बोल पाते हैं? डाउट हमेशा बना हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि बार बार ना पढ़ने से बेहतर एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिससे कि हमेशा क्लियर हो जाए। और मेरे एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट में ड्रॉप कीजिए, हम फिर आपको रिवर्ट करेंगे। तो ये टेंस का दूसरा वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। आइए हम थोड़ा टेंस में देखते हैं क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों वही चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे मैंने टेंस का डेफिनेशन लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था। लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के पहले। तो टेंस को कल मैंने जैसा बताया था कि टेंस में वर्ब की फॉर्म्स होती है और वर्ब का फॉर्म ही टेंस बताता है। टेंस क्या है? टेंस में वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और यही वर्ब का फॉर्म टेंस बताता है। तो टाइम के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, टेंस के हिसाब से ही हम वर्ब का फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और यही वर्ब का फॉर्म ही टेंस बताता है। तो टेंस में किस तरह का वाक्य होता है? टेंस में जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, किस तरह का सेंटेंस होता है? टेंस में एक्शन होता है और वो एक्शन को कौन करता है? सब्जेक्ट। एक टेंस का या किसी भी इंग्लिश में जैसा भी सेंटेंस हो, उसका फॉर्मेशन यही होता है जनरली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म होता है प्लस अदर वर्ड। और कई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है। डूअर मीन्स करने वाला। क्या करता है? क्या करेगा? कोई काम, क्रिया। तो ये क्रिया है। इस काम को जो ये सब्जेक्ट करता है, इसी को बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि वो इंसान या मैं या कोई भी थर्ड पर्सन
इस काम को किया, करता है, कर रहा है, करता रहेगा या करेगा, हम बताने के लिए टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेंस एक ग्रामर का वर्ड है, टेंस एक ग्रामर टर्म है। ठीक है ना। तो टेंस में क्या होता है, वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और यही वर्ब का फॉर्म जो है टेंस बताता है कि कौन सा टेंस का वाक्य है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। जैसा हम लोग जानते हैं वर्ब का फॉर्म वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। पांचवा फॉर्म वॉक्स। कई लोग पांचवा फॉर्म नहीं बता करके पहला ही फॉर्म में एस, यस और आईएस करते हैं, और मैं क्या करता हूं, इसको एक सेपरेट करके यहां पर एस, यस और आईएस पांचवा फॉर्म बनाते हैं। अलग अलग ग्रामेरियन का अलग अलग पढ़ाने का स्टाइल होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, टेंस में जो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या नहीं तो फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इसको हम जानेंगे कि सब्जेक्ट में यहां पर क्या होता है। आज हम जो जानकारी लेंगे, सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, कौन सा वर्ब आता है, कौन सा वर्ब यहां पर वर्ब का फॉर्म चेंज होने से कौन सा टेंस का होता है, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। आज हम लोग जो स्ट्रक्चर में जो ये है फॉर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इसकी हम गहराई में आज जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि हम यहां पर सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, वर्ब क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं। सब्जेक्ट, देखिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद अगर केवल एक वर्ब है तो मेन वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के बाद अगर केवल एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद अगर जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है वही मेन वर्ब कहलाता है। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट के बाद यहां पर केवल एक ही वर्ब है, और जब केवल एक वर्ब हो तो ये मेन वर्ब कहलाता है। और यहां पर सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है ना। तो ये वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये बाद में जो आता है, जब दो वर्ब होता है एक सेंटेंस में, दो वर्ब है कि नहीं, यहां पर ये सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला बोलिए। एक सेंटेंस में जब दो वर्ब होता है तो पहला वाला जो वर्ब कहलाता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और बाद वाला जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है। आई रिपीट इट। सब्जेक्ट के बाद या किसी भी सेंटेंस में जब दो वर्ब होता है तो पहला वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला वर्ब मेन वर्ब। इसमें जो है एक ही वर्ब है। देखिए, कोई काम को करने के लिए मैं बताता हूं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें एक वर्ब क्यों है, इसमें दो वर्ब क्यों है। देखिए, कई ऐसा काम होता है कि एक एक्शन जो है ना, कई ऐसा काम होता है, कई काम ऐसा होता है कि एक आदमी उस काम को कर देता है। ठीक है। तो मेन है वो इंसान, वो मेन हुआ, खास आदमी है जो काम को कर देता है ना। कोई काम है, इसको ये आसानी से कर देता है। एक काम है, कोई क्रिया है जो ये अकेले इस काम को कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो है इस काम को अकेले नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है कि एक और हेल्प लेता है।
आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो एक और हेल्प लेता है कोई काम को करने के लिए, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। ठीक है, देखिए गौर कीजिए, ऑब्जर्व हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सेंटेंस में दो वर्ब होता है। कब? जब कोई काम को करने के लिए किसी की मदद ली जाती है, तब दो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जो दूसरा वाला वर्ब होता है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या फिर आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में, या ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों को हिंदी में बोला जाता है सहायक। ठीक है, और लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, अगर दो वर्ब है एक सेंटेंस में, जब दो वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो चीज होता है बीच में जो होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब सहायक का काम करता है, और ये वाला जो चीज है ये मेन वर्ब होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट में एक ही वर्ब हो तो ये अकेला काम करता है, और इसी को मेन वर्ब बोलेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस काम को करने के लिए ये काफी है, लेकिन ये जो है कोई काम को करने के लिए, कोई काम है ये वाला काम, इस काम को करना है, और ये जब अकेले नहीं कर पाता है इस काम को, तो ये सहायता लेता है, जिसको सहायता को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जिसको एक काम को करने के लिए ये एक और वर्ब का मदद लेता है, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें कौन हो गया? नीचे वाले में मेन वर्ब ये होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो इस काम को करने के लिए इसका जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट तो यहां तो ये वर्ब हो गया। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वर्ब है ना, सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो ये मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है, यहां पर तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, चाहे उसको एक्शन वर्ड बोलिए या स्टेट वर्ड बोलिए। ठीक है, अगर वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ही वो टेंस बताता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वही क्या बताता है? टेंस बताता है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, कि कंटिन्यूअस का है, कि परफेक्ट का है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वही टेंस को इंडिकेट करता है, वही टेंस को बताता है। ठीक है, आइए, और इसी से ही टेंस का पता चलता है। ये चेंज है ना, इसको चेंज करने से हम बाद में बताएंगे, वो सब्जेक्ट प्लस ये अगर चेंज हो गया तो मीनिंग बदल जाता है, ये चेंज हो गया तो टेंस बदल जाता है। इसको और इसको बदलने से टेंस कभी नहीं बदलता। सब्जेक्ट और अदर वर्ड, जो ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने लिखा, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो बोलना आप बोलिए, हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद डिटेल ग्रामर में जाते हैं तो हम उसको देखेंगे। उस टॉपिक को हम रहने देते हैं अभी। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में आखिर होता क्या है? सब्जेक्ट में किस तरह का सब्जेक्ट आता है, क्या क्या चीज सब्जेक्ट होता है, उसको आज हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट जो है ना, वो चाहे तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एन से नाउन, पी से प्रोनाउन। नाउन किसी भी चीज के नाम को, जो चीज भी आपके नजरों में दिखता है ना, सुनते हैं, देखते हैं और टच नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन उस चीज का नाम तो है ना। दुनिया में जितना भी चीज है उसका एक नाम है, उसी नाम को हम नाउन बोलते हैं।
और जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अभी इतना ही जानिए, यहां पर इतना जानने की जरूरत है। हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, जब उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह जब हम पढ़ाएंगे, तब हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। बस अभी आप इतना जानिए टेंस के लिए कि सब्जेक्ट में क्या होता है, यहां पर कौन सा चीज होता है। तो नाउन होता है, यहां पर नाउन का मतलब क्या, किसी भी चीज का नाम, ठीक है। और या नहीं तो फिर यहां पर प्रोनाउन होगा, नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन। तो यहां पर क्या होगा, किसी इंसान का नाम होगा, या नहीं तो फिर इंसान के नाम के, मान लिया इंसान का नाम मालूम नहीं है तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी चीज का नाम मुझे मालूम नहीं होता, हम लोगों को मालूम नहीं होता, तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट में यहां पर ये चाहे तो यहां पर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा जो इस काम को करेगा। ये हम एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अभी पैसिव में हम नहीं गए हैं। टेंस आप जब सीख जाइएगा तो बहुत सारा टॉपिक, जैसे नरेशन हो जाता है, वॉइस होता है, कंडीशनल सेंटेंस, मोडाल वगैरह, ये सभी आसान हो जाएगा आपका अगर टेंस पर कमांड है तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट में चाहे तो नाउन या प्रोनाउन, जो, और नाउन में क्या, किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम। और अगर हमें नाम उस चीज का मालूम नहीं है तो हम कई बार तो उसका हम प्रोनाउन लिखते हैं, ही शी इट दे के साथ, ही शी इट या दे का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। आई, वी, यू, ये सभी प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। अभी इतना ही शॉर्टकट में जानिए, इतना ही अभी जरूरत है। फिर हम जब जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर में, तब वहां पर हम आपको बताएंगे। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल, अच्छा यहां पर जो नाउन होगा, ठीक है, यहां पर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है। नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है। नाउन क्या होता है, प्लूरल भी होता है। उसी तरीके से नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन बोलते हैं, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। कैसे, मैं थोड़ा सा यहां पर बताया है। ये जो सिंगुलर और प्लूरल मैं बता रहा हूं, ये प्रेजेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का सेंटेंस आप बनाते हैं तो ये वाला चीज आपको मालूम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर आने वाला जो यहां पर ये वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा, और अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, इसको मैंने बताया है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है YouTube पर, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जा करके आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहां पर जब सब्जेक्ट, कई बार हम कोई भी चीज जो होता है वो सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल भी होता है। दुनिया में जितना भी चीज है वो पहला सिंगुलर ही है। आपके नजरों में जो चीज भी दिखता है वो सब सिंगुलर है, हम उसको प्लूरल बनाते हैं। Whatever appears in your eyes, that is noun। जो भी आपके नजरों में दिखता है, everything is noun। और सब कुछ क्या है, नाउन है। और उस नाउन को वो नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, हम उसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो जब नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन तो नाउन के ही बदले में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है। जैसे यू क्या है, आप या आप लोग, ये प्लूरल है। यू आप सिंगुलर हुआ तो आप लोग, यू प्लूरल, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में यू हमेशा प्लूरल होता है। जैसे ही मतलब वह का प्लूरल क्या होगा, वे या वे लोग, ठीक है ना। तो प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, जो प्रेजेंट का हर एक सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट काम करता है, जो हमें जानने की बहुत जरूरत है।
आइए तो देखते हैं कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है। बोआय, BOY, बोआय किसी चीज का नाम है, एक जाति का नाम है, ठीक है। बोआय कोई चीज का नाम है जिसका, बोआ लड़का, गर्ल, ठीक है, सिटी, ये सभी सिंगुलर है ये। और जब नाउन में इसी बॉय में आप एस लगा दीजिएगा तो ये प्लूरल हो जाता है, इसी गर्ल में आप एस लगा दीजिएगा तो ये प्लूरल हो जाता है। इस सिटी में सिटीज कर दीजिएगा तो वह प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब ये चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, ये भी कोई चीज का नाम है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, जो चाइल्ड में एस लगा देने पर वो चाइल्ड से प्लूरल कहलाता है। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, छोटे बच्चों को बेबी बोलते हैं, उसमें बेबी। देखिए नाउन वर्ड के आखिरी में एस या IES या ES लगता है तो वह नाउन प्लूरल कहलाता है। लिसन इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट। नाउन में जब नाउन वर्ड के आखिरी में, यानी नाउन में जब सफिक्स एस, ES और IS का इस्तेमाल करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, नाउन के आखिरी में या नाउन का सफिक्स, नाउन में जब सफिक्स इस्तेमाल करते हैं एस, ES और IS तो वह नाउन प्लूरल कहलाता है। वो नाउन सिंगुलर होता है, नाउन प्लूरल भी होता है। सिंगुलर नाउन में के आखिरी में अगर एस, ES और IS लगाते हैं तो वह नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन जिस तरह से नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी तरीके से ये जो वर्ब देख रहे हैं, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, वह भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब हिंदी में जिसको क्रिया बोलते हैं, यह भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे वर्ब का ये पहला फॉर्म, ये प्लूरल होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है। और इसी वर्ब में, वर्ब के अगर आखिरी में एस, ES और IS लगाते हैं तो वह वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक उल्टा होता है नाउन में, अगर नाउन वर्ड के आखिरी में अगर एस, ES और IS लगाते हैं तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के आखिरी में जब एस, ES और IES लगाते हैं तो वह वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल और इसी का पांचवा फॉर्म क्या हो जाता है, एस। इसमें अगर आप एस लगा देते हैं इसमें तो यह जो वर्ब है ये सिंगुलर हो गया। और नाउन में ठीक उल्टा होता है, नाउन के आखिरी में एस, ES और IS लगाते हैं तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के आखिरी में एस, ES और IS लगाते हैं तो वह वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है। ठीक है ना, नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए तो इसको मैंने कुछ वाक्य लिया है और इसमें कुछ हम डिस्कस करते हैं फिर से एक मर्तबा। वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ये सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होता है ये। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल जो जनरली वर्क करता है वो केवल और केवल प्रेजेंट में ही, पास्ट कंटिन्यूअस में और सिंपल सेंटेंस में जहां पर वॉज वर्ब हो, वहां पर जहां पर पास्ट में वॉज वर्ब दो वर्ब होता है, जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब, वहीं पर केवल पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दिखेगा। और ये वाला सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल फंडा का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ये केवल और केवल प्रेजेंट सेंटेंस में ही पाया जाता है। फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल का कोई नामो निशान नहीं है, होता ही नहीं है। उसमें केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। और शैल और विल ये फ्यूचर इंडिकेट करता है,
फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, देखिए इसको मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये जो वर्ब है, ये वर्ब ही जो है आपको टेंस बताता है कि कौन सा टेंस का है, सिंपल का है कि कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यही आपका वर्ब, यही वर्ब आपको टेंस बताता है कि कौन सा टेंस का है, सिंपल का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। देखिए वर्ब का जब पहला फॉर्म आता है तो प्रेजेंट बताता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो तो ये पास्ट बताता है, ये तो टेंस बता दिया। ठीक है, तो फ्यूचर क्या बताता, विल और शैल फ्यूचर बताएगा, है ना। विल और शैल क्या बताता, फ्यूचर। अब आगे देखते हैं, तो ये वॉक, इससे क्या पता चलता है हमें, ये परफेक्ट के लिए है। परफेक्ट तीनों टेंस में होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो परफेक्ट में ये वाला इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में जब कोई काम जारी है, जारी था और जारी रहेगा, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ, जिसको इसको बोला जाता प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इसको बोला जाता है पास्ट टेंस। पास्ट, इट इंडिकेट्स पास्ट, दिस वन इंडिकेट्स प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब indicates present, second form of verb indicates past, and this, ये जो चीज है आपको, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, जो ये परफेक्ट में मिलता है। और ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको कई लोग बोलते हैं वर्ब में आईएनजी। ठीक है, इसलिए, और इसका एक नाम होना चाहिए, वर्ब में आईएनजी है, इसका एक नाम होना चाहिए, इसलिए यहां पर फोर्थ फॉर्म मैंने लिखा है। तो ये वॉकिंग जो है, वॉकिंग, ये आईएनजी वर्ब का पहला फॉर्म है। जब आईएनजी लगता है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये तीनों कॉन्टिन्यूअस में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम जो है पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक वाक्य लिया है प्रेजेंट का ही। देखिए एक वाक्य मैंने लिया प्रेजेंट का, वह पैदल चलता है। बनाते हैं इसको, इसी को बनाने का फॉर्मूला है, इसको मैं केवल बना रहा हूं। अभी भी मैं आपको केवल टेंस के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा हूं। व्हाट इज टेंस ऑल अबाउट, व्हाट इज टेंस ऑल अबाउट, इसका कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है कि टेंस होता क्या है, किस तरह का सेंटेंस होता है, टेंस में क्या क्या चीज होता है। इसको अभी हम पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगा, और इसको आप शॉर्टकट में इसको कवर नहीं किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्नर, प्लीज टेक माय पॉइंट, नेवर फाइंड ए शॉर्टकट, never find shortcut in terms of learning language. You have to go in depth if you want to get it. ठीक है, वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है। कल भी इसको मैंने थोड़ा सा बताया था, आज भी देखिए वह पैदल चलता है यानी वो प्रेजेंट का है। हिंदी वाक्य के आखिरी में जो सहायक क्रिया होता है, था, थे, थी, है, गा, गेगी, इसी से ना टेंस का पता चलता है कि कौन सा टेंस का, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का। तो इंग्लिश में वो क्या चीज है कि बताता है, इंग्लिश में कौन सा वर्ड बताता है। चाहे तो ये वाला सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है ना, सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ही टेंस बताता है कि पास्ट का है कि या प्रेजेंट का है या वो फ्यूचर का है। ठीक है,
एक वाक्य, वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, ये प्रेजेंट का है, हिंदी वाक्य से पता चल रहा है। तो हम लोग अभी तक ऐसे ही रटा है हम लोगों ने कि जब हिंदी वाक्य के आखिरी में ता है, ते है, तीहू लगा रहे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उसको। वैसे नहीं समझो, वैसे समझो तुम, समझा आपने तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आपके लिए। इसको वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, इस हिंदी, ये तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर है वह पैदल चलता है। इस वाक्य में क्या दिखता है कि वह, ये जो है वह पैदल चलता है, इसको पैदल चलने की आदत है। जब किसी इंसान को कोई काम करने की जब आदत होती है तब हम उसको प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। लेकिन वह कब, या मैं या कोई भी इंसान कोई काम को कब करता है और काम नहीं किया है, इसीलिए उसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट सिंपल का है। इंडेफिनिट क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि डेफिनिट है ही नहीं, ये काम नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट है ये। अरे बाबा, जब कोई काम हो जाता है, हो गया तभी तो उसको हम बोलेंगे ना डेफिनिट। वह पैदल चलता है, चलता है आदत है, कब चलता है कोई आता पता नहीं है, तो वो डेफिनिट नहीं है। बस हम ये बोलते हैं कि वह पैदल चलता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप मुझसे बात करते हैं, वे लोग डेली यहां आते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे इंग्लिश सीखते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स शॉर्टकट अपनाते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए खतरा है। सो नेवर फाइंड शॉर्टकट। वीडियो का लेंथ देख करके आप जंप मत कीजिएगा, और एल्स इट्स योर हार्म, दैट फॉर श्योर, ठीक है। वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वह पैदल चल रहा है, ये इसमें देखिए, वह पैदल चल रहा है, वह पैदल चल रहा है, वह पैदल चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्यों, क्योंकि वह चलने का काम जारी है, ऑनगोइंग है, चलने का काम कॉन्टिन्यू है, चलने का काम क्या है, कॉन्टिन्यू है, इसीलिए यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह पैदल चला है या वह पैदल चल लिया है, वह पैदल चल लिया है या वह पैदल चला है, ये काम हो गया तो ये परफेक्ट का है, यहां पर ये वाला यूज करेंगे। वह पैदल चल रहा है, ये वाला यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म, वह पैदल चलता है, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट है, काम हुआ नहीं है, केवल हम बताने का काम कर रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट है ये। और वह 2 घंटे से पैदल चल रहा है, ये काम, कुछ पैदल चलने का काम हो चुका है और कुछ हो रहा है ना, पैदल कुछ चल लिया है और कुछ चलना बाकी है। वह 2 घंटे से पैदल चल रहा है, तो ये इसको बोलते हैं, कुछ हुआ है इसलिए बोलेंगे इसको परफेक्ट, और अभी भी चलने का काम जारी है इसलिए बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से सभी टेंस में इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट जिसमें काम नहीं हुआ है, जो डेफिनिट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस उसके बाद आता है जो काम जारी है, जारी था और जारी रहेगा। परफेक्ट हो चुका था, हो गया था, या हो चुका है, हो चुका रहेगा, है ना। वह फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ ऐसी चीजें हैं इंग्लिश की जिसको हम हिंदी में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और अंग्रेजों ने जब इंग्लिश बना रहे थे तो वो ध्यान में इस चीज को नहीं रख करके बनाया था कि इसका हिंदी ऐसा होगा, ठीक है। तो कोई काम जारी था और अभी भी जब जारी हो तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इस तरह की चीजें जो है आपको टेंस में होता है। और टेंस में जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ब का फॉर्म जो है ना, ये वर्ब का फॉर्म ही टेंस बताता है, जिसको हम टेंस कहते हैं। टेंस में वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। टेंस में लिसन इट, टेंस में वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, और यही वर्ब का फॉर्म टेंस बताता है, जिसको हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, और कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। देखिए, राम खाता है, और भी थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। आम खाता, राम आम खाता है। राम आम खाता है, ये जो है आपको प्रेजेंट का है। ये राम आम खाता प्रेजेंट का है। खाता है, कब खाता है मालूम नहीं है। इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट नहीं है मतलब अता पता नहीं है कब खाता है। इसको हम कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल का इसी को बनाने का ये सिस्टम है। सिस्टम का था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं टेंस में? जो काम करता है। तो इसमें कौन काम कर रहा है? राम। क्या काम करता है राम? इसमें खाने का काम करता है। तो राम क्या हो गया इसमें? राम ही सब्जेक्ट है। ठीक है, अब राम खाता है, ये जब प्रेजेंट सिंपल का हो तो प्रेजेंट सिंपल का ये स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो इसमें वर्ब क्या है? खाता है। तो खाता का अंग्रेजी क्या होगा? ईट। अच्छा, यहां पर मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट का, और मैं लगभग हर एक वीडियो में मैं बोलता आ रहा हूं अभी तक कि प्रेजेंट का जितना भी सेंटेंस होता है वो सभी में सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो ये पहला, मैं कई बार बोला हूं कि वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब का पहला फॉर्म, ईट क्या? खाना। ईट क्या? खाना। तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है जो प्लूरल होता है। अगर हम इसी में एस लगा देते हैं, इसी में अगर एस लगता है ये, तो ये अब सिंगुलर हो जाता। वर्ब के आखिरी में जब एस और आईएस लगाते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो ये अभी सिंगुलर हो गया, तो ये सही है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर। क्या खाता है? आम। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? जैसा कि सभी कोई जानते हैं, राम इट्स मैंगो। लेकिन इसी को हम अगर मुझे बोलना हो, राम आम खाया था, पास्ट में देखिएगा, ऑब्जर्व हियर, राम आम खाया था, आम खाया था, या नहीं तो राम आम खाया। एक ही चीज है, राम आम खाया था या राम ने आम खाया था या राम आम खाया था। बोलने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। राम आम खाया एक ही चीज है, राम आम खाया था एक ही चीज है, या नहीं तो फिर राम ने आम खाया था एक ही चीज है। ने का वहां पर कोई इंग्लिश नहीं होगा। मीनिंग जब तक चेंज नहीं हो तब तक चेंज कुछ भी नहीं होगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। मीनिंग चेंज करने पर ही स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। तो ये देखिए ऊपर वाला प्रेजेंट का कैसे पता? लास्ट में है तो ठीक है, और यहां पर लास्ट में जब था है तो ये पास्ट का है। राम आम खाया था, ये पास्ट का वाक्य है। तो इसको जो बनाने का सिस्टम, एक तरीका मैं बता रहा हूं, इसी सिस्टम पर ये बनता है राम। और ये जब पास्ट का हो तो दूसरा वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है?
ईट का दूसरा फॉर्म क्या होता है? एट। ईट का दूसरा फॉर्म जो होता है एट, ये दूसरा फॉर्म है ये वर्ब का जो यहां पर रहेगा, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म ही पास्ट बताता है। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या बताया? राम ने खाया था, राम ने खाया, राम खा लिया, एक ही चीज है। राम खा लिया या राम ने खाया या राम खा चुका है या राम खा चुका था, एक ही चीज है ये। राम खाया या राम खाया है, एक ही चीज है ये। कोई फर्क है तो बताओ। राम ने खाया है, राम ने खाया था, राम ने खाया है, राम ने खाया, एक ही चीज है। तो जब खाया तो ये खाया, खाने का काम हो गया। कोई काम जब हो गया तो पास्ट में हम उसको बोलेंगे, और पास्ट को बोलने के लिए हम ये दूसरे फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ईट का दूसरा फॉर्म होता है एट। राम ने खाया, क्या खाया? राम ने क्या खाया? राम आम खाया है। तो राम एट मैंगो, राम एट मैंगो। तो आप यहां पर देखिए, ये वाला चीज क्या बता रहा है? ऊपर वाला सेंटेंस क्या बता रहा है और नीचे वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है और नीचे वाला सेंटेंस पास्ट का है। तो कैसे पता चला हमें? इसी वर्ब से पता चला। ये वर्ब का पहला फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये वाला पास्ट, ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये वर्ब जो है ना, ये टेंस में वर्ब का, यही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। टेंस में वर्ब का अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, और यही वर्ब का अलग अलग फॉर्म जो है टेंस बताता है। इसी चीज को हम टेंस बोलते हैं। ये प्रेजेंट का, ये पास्ट है। जब ये पास्ट हुआ तो ये इसमें बदलाव आया, सब्जेक्ट में नहीं। ये अदर वर्ड में, इसमें बदलाव आया नहीं। क्या बदला? ये बदला, ये। तो वर्ब बदलने से टेंस बदल जाता है, वर्ब बदलने से टेंस बदल जाता है ना। और यही वर्ब क्या बताता है? टेंस, जिसको हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, और कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं। देखिए, टेंस में जो है हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल या इंडेफिनिट में, हम पहला जो होता है हेल्पिंग वर्ब और डू का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल में या इंडेफिनिट टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? बी का फॉर्म, बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। बी का फॉर्म जब प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो तो वॉज वर्ब। और ये वर्ब का ये पहला फॉर्म है। वर्ब का पहला फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में पहला फॉर्म यूज करेंगे। तो पास्ट सिंपल में क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं हम। और बी जो है अपने आप में ये पहला फॉर्म है। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए, ठीक है ना, पास्ट के लिए, पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? बी का फॉर्म वॉज वर्ब, कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होता है इसका। बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस में बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में, ये सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए इज एम आर। तो परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? मैंने शायद पहले कभी डिस्कस भी किया होगा, कुछ वीडियो में मैंने किया है। हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव का। ठीक है, हैव का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट में जब ये मेन वर्ब के पहले आता है। मैंने कई बार बोला है, जब ये मेन वर्ब के पहले आए,
मेन वर्ब के पहले परफेक्ट टेंस में, टेंस में ये परफेक्ट में यूज होता है। और परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, जिसको तीसरा फॉर्म बोला जाता है। जब ये तीसरा फॉर्म के पहले आए तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जब ये तीसरा फॉर्म के पहले आए तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसलिए परफेक्ट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और ये मेन वर्ब का काम करता है। इसलिए परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेंस में मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा ही होगा। मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा। हाँ, हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं कोई काम करने के लिए। एक काम है, वो काम अगर मेन वर्ब अकेला नहीं कर पाता है तो हम एक वर्ब का इस्तेमाल लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो इस तरीके से आप जो है डू सिंपल सेंटेंस में, अच्छा, ये जब मेन वर्ब के पहले होगा डू, और ये इज, एम आर, वाज, वर और हैव, डू, इज, एम आर, वाज, वर और हैव, ये जब मेन वर्ब के पहले होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। जब ये मेन वर्ब के पहले होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और जब मेन वर्ब ना हो इसके बाद, अगर इसके बाद मेन वर्ब, एक और वर्ब नहीं होता है इसके बाद, तो यही अपने आप में मेन वर्ब कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। ये जो डू और बी का फॉर्म पास्ट प्रेजेंट के लिए इज, एम आर, पास्ट के लिए वाज, वर और ये हैव, ये जो चीज है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब कब कहलाता है? ये मेन वर्ब तब कहलाता है ये जब इसके बाद कोई वर्ब नहीं आता है, तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। लिसन इट केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसके बाद डू, बी और हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं आता, तब ये अपने आप में मेन वर्ब कहलाता है। और अगर डू, बी और हैव के बाद अगर कोई और वर्ब आ गया तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाता है ये। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट जरूर करें। और जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो मेरा बनाया हुआ जैसे ही मैं अपलोड करूंगा अपने वीडियो को YouTube पर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए